हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जो कि सभी बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस टॉपिक को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या आपको कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत हुई है? अगर हाँ, जाहिर सी हमारे अधिकतर बच्चों का जवाब होगा हाँ। अगर हाँ तो चलिए देखते हैं, क्यों ना हम उस हाँ को ना में बदल दें। चलिए ठीक है। तो बच्चों, आज हम ये सीखने वाले हैं जो हमारे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है, खासकर हमारे जो बायो के बच्चे हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का नाम आता है वो वहाँ से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। पर मैं ये आपको आज प्रॉमिस करता हूँ, अगर आज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो आपको कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बुक में देखते हैं, अगर इंटीग्रेशन के लिए कोई बुक उठा लिया तो बुक में वो स्टेप तो होते हैं, पर स्टेप में हुआ क्या है आप समझ नहीं पाते, और वो सारे स्टेप दिखाते भी नहीं, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि टीचर ने बच्चे को बताया होगा। पर टीचर क्या है कि जब वो आता है बताने के इरादे से, तो आप क्या करते हैं, उसे कुछ और समझ लेते हैं। फ़िलहाल आपकी मर्ज़ी क्या समझते हैं, पर उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। और 99.9% ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में आपको पता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो आपके सिलेबस में अगर अप टू 12 तक बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर ही हैं। बट आपको जो मैं रूल बता रहा हूँ, आप इस रूल से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टाइम पीरियड, ग्राफ और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ फाइंड कर सकते हैं सेम पैटर्न पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं या फिर डिफरेंशिएट करते हैं। बट इसकी बाद वाली जो वीडियो होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो कृपया लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो हम आपको जो इसके बाद वाली वीडियो जो कि आपको आज के अलावा 2 दिन बाद मिल जाएगी फर्स्ट ऑर्डर पे, उसमें और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट को ऐड करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का एक ज़रिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में कुछ ज़्यादा हुई होगी है इंट्रोडक्शन की जगह पे। तो अब हम कमेंट पे आते हैं, कंटेंट पे आते हैं, ताकि आपको जो सिखाना हो हम सिखा सकें। उम्मीद करते हैं कि आपका पेशेंस भी कहीं ऊपर ना हो, नीचे ना हो, तो आप थम के बैठिएगा, ठीक है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल रखी है जिसका नाम है ज़ीरो ऑर्डर काइनामेटिक्स। तो भैया ये जीरो ऑर्डर काइनामेटिक में जो हम सीखने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक या काइनामेटिक होती क्या है। एक्चुअली जीरो ऑर्डर काइनेटिक को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, ये आप जान लीजिए। अगर आपको पता हो रेट लॉ एक्सप्रेशन से, तो हम कह सकते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक मीन्स ऐसी काइनेटिक, ऐसी रिएक्शंस जिनमें कंसंट्रेशन की पावर ओवरऑल क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। सपोज अगर हम आपको लिखना चाहें तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो जो हमारी कंसंट्रेशन की पावर होती है, मीन्स ए फॉर कंसंट्रेशन, ये ज़ीरो होनी चाहिए। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट लॉ जब हम लिखते हैं तो के सी की पावर ज़ीरो, सी फॉर कंसंट्रेशन। तो आपकी मर्जी आप क्या लिखते हैं। यहाँ इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। और एन की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ये जो हमारी काइनेटिक होगी क्या होगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक होगी, ठीक है। मतलब कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। समझिएगा बातों को। अगर हम यहाँ पे बात कर ले, आप कॉमन सेंस लगाइएगा, ये अगर किसी चीज़ की पावर ज़ीरो होती, समझिएगा, अगर ए टू पावर ज़ीरो, ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी। मतलब 2 की पावर ज़ीरो है तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बेसिक चीज़ें हैं, पर अगर आपको नहीं पता तो हम बता के चलते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफिनेशन है कि ऐसी काइनेटिक या ऐसी रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन की पावर ओवरऑल क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये तो डिफिनेशन हो गई, ठीक है। बट हमें इसमें डिराइव कैसे करना, जीरो ऑर्डर काइनेटिक के लिए ग्राफ कैसे निकालना, टाइम पीरियड कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन जो वर्ड बार यूज़ किया हमने उसको कैसे यूटिलाइज करना है, आइए देखते हैं। सपोज एक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं, ए कन्वर्ट इनटू बी। तो आपको पता, जब भी हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ रेट लॉ एक्सप्रेशन किससे लिखते हैं, हम आपके रिएक्टेंट से लिखते हैं। तो अगर हम इस पर रेट लॉ लिखना चाहें
तो क्या लिखेंगे हम, रेट लॉ लिखेंगे, रेट इक्वल टू, अगर इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो ये रिएक्टेंट माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं, डी ए बाई डी टी। देखो ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे माइनस लगता है, अपीयरेंस में पॉजिटिव लगता है। ये पुरानी बात है, अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती तो आपको इसके पीछे भी एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको ये अगर लिखना नहीं आता रेट लॉ एक्सप्रेशन तो दिक्कत हो सकती है। तो आप पिछली वीडियो में एक बार विजिट कर लीजिएगा अगर आप बिल्कुल नए हो तो, ठीक है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। अगर हम इसको रखते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में, सॉरी इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये हमारा होता है। और एक नॉर्मली अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो रेट इक्वल टू होता है के ए टू पावर एन, ठीक है, के ए टू पावर एन। तो हमें क्या पता, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेमेटिक एन की वैल्यू 0 है, तो रेट इक्वल टू के ए टू पावर 0 लिख सकते हैं। देखो ना, अगर इसको हम सी के टर्म में लिखना चाहें तो भाई सी लिख सकते हैं, ए के टर्म में लिखना चाहें तो ए लिख सकते हैं। तो अब फ्री हो तो हम जो भी आप चाहो लिखो। इसी को हमने कहा, अगर आपने किसके टर्म में लिखा है, इन टर्म ऑफ ए, कंसंट्रेशन को ए से लिखा है। अगर आप इन टर्म ऑफ सी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इन टर्म ऑफ सी। क्या होना चाहिए भैया, आपको पता है इन टर्म ऑफ सी, जहाँ पे आपने ए लिखा वहाँ पे आप सी लिख दीजिए। अगर इन टर्म ऑफ यक्स लिखना चाहते तो आप यक्स लिख लीजिए, माइनस डी सी बाई डी टी। समझिएगा, आपको सब कुछ वही लिखा मिला। अब आप रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, रेट इक्वल टू के सी टू पावर एन, और यू कैन से के सी टू पावर 0। ये लिख सकते हैं कि नहीं, कॉमन सेंस लगाइए, बताइएगा। हमें लगता हम लिख सकते हैं, आपको भी लगता होगा हाँ लिख सकते। भैया हमने क्या किया, सी एन की वैल्यू रख दिया यहाँ से 0 होती है। चलिए भाई इस पर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखिए एक रिलेशन मिला, देखो रेट इक्वल टू के सी की पावर एन, और ये भी रेट इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी। समझिएगा, अब इसको देखो, जब इसकी वैल्यू भैया हो जाती है 1 तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, लिख सकते हैं कि नहीं भैया। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले तो फ्रॉम इक्वेशन, समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होना चाहिए भैया, देखो क्या होना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा भैया, तो k इक्वल टू समझिएगा माइनस डी सी बाई डी टी हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। चलिए इसका क्या मतलब भैया, इसका क्या मतलब है, आइए इस मतलब को भी हम मतलब से देखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई, एक बार फटाफट देख लो। हमने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन कहिए एक्सप्रेशन कहिए। तो हमने इसको डिफरेंशियल में जब लिख दिया उसके बाद इसी का हमने वेलोसिटी के टर्म में लिखा, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट के टर्म में लिखा। तो हमें ये पता है कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक है तो उसमें जो n की वैल्यू होती है 0 होती है। तो हमने इसकी जगह पे 0 रखा, पावर 0 रखने पे किसी चीज़ की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती भैया 1 हो जाती। जैसे हमने कहा 4 की पावर 0 करो ओवरऑल वैल्यू 1, 10 की पावर 0 करो ओवरऑल वैल्यू 1। तो ये चीज़ें होती हैं ना किसी चीज़ की पावर 0 होने पे। तो a की पावर 0 है या फिर c की पावर 0 है तब की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी, समझिएगा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ जब वैल्यू 1 हो गई तो k इक्वल टू रेट हो गया और यहाँ देखो रेट इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी है, समझिएगा ना। ये क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब समझने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। लेकिन उसके पहले सब आप कहोगे सर आपने इसको क्यों लिखा, तो इसकी भी कहानी समझते चलते हैं साथ में, ठीक है। चलो भाई, सपोज अगर ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम हो जाएगा एट टाइम t इक्वल टू 0। इसका कंसंट्रेशन मान लो क्या है C0, ये बना होगा नहीं भैया। देखो C मतलब हो गया कंसंट्रेशन, 0 मतलब टाइम 0 पर। तो जब इसके कोई भी इसका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई भी बेटा 1 मिनट,
तो बेटा हम ये कह रहे थे अगर टाइम 0 है तो इसका कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा, उसको हमने 0 से इसलिए लिखा क्योंकि ये टाइम 0 पर कंसंट्रेशन है। यहाँ 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो क्या ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा? आई होप आपका आंसर होगा नहीं। जब कोई चीज़ शुरू ही नहीं हुआ तो बनेगा कैसे ना? तो ऐसे ही हो गया ना, आपने आटा गूंथ के रख दिया, अब बोले कैसरोल में कितनी रोटी बन के रखी है, तो भाई आपने रोटी बनाना शुरू ही नहीं किया ना, तो आपकी रोटी नहीं बनी ना, कैसरोल में 0 आएगा। ठीक है, अगर हम बोल दे टाइम, अब टाइम क्या हो गया? अगर टाइम हो जाए t तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? Ct, समझिएगा। तो यहाँ भी कुछ बनेगा, मान लो ये क्या बन गया? Bt बन गया। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जितना इसके कंसंट्रेशन में कमी होगी उतना ही यहाँ पे बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे हमने लिखा इसका कंसंट्रेशन C0 माइनस x तो यहाँ बनेगा x। ठीक है, तो इस टर्म में भी बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब फिर से समझिएगा कि जो कंसंट्रेशन पहले था अगर उसमें से कुछ हम घटा रहे हैं, जितना घटाएंगे उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इस चीज़ से आपको डर लगता है इसलिए सिंपल फॉर्म में लिख दिया Ct, मतलब कि अब टाइम t कुछ देर रिएक्शन चली तो उस पर कंसंट्रेशन जो बचा या यहाँ पे रह गया उसको हमने बोला Ct, और यहाँ पे क्या बोला? Bt, मतलब जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बना होगा। तो हमने आपको पहले से बता दिया हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आते हैं अब यहाँ पर, इतनी बात समझ में आ गई, अब इसका भी यूटिलाइज करेंगे हम। ठीक है, यहाँ के बाद अब हमें क्या करना भैया? हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा k इक्वल टू माइनस dc/dt, ये तो हमारे पास पहले से है। या फिर हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, इस k की तरफ माइनस को ले जाएं k की तरफ तो क्या हो जाएगा? देखिए dc/dt, अब ये इधर माइनस जाएगा तो हो जाएगा माइनस k। समझ में आई इतनी बात? देखो हमने सिर्फ क्या किया, सिंबल को यहाँ से उठा के इधर कर दिया। ठीक है, फिर से देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा ना, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के नाम पे आप डरिएगा मत, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ में आएगी बातें। देखो इंटीग्रेशन का साइन आपको तो पता ही होगा, इतना तो आप जानते होंगे ना, साइन ऐसा होता। चलिए इनको हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के टर्म में हम इंटीग्रेशन करते। चलिए देखते, इसी का करते हैं ना। हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, dc/dt लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू माइनस k है, और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, समझिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? इंटू dt इक्वल टू माइनस k। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू तो इसलिए हमने बाहर निकाल कर रख देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा? dt। समझिएगा इस चीज़ को ना, फिर से समझो क्या है, नहीं तो आपको पेशेंस नहीं होगा तो फिर पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी। हमने क्या किया, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो हमने ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ठीक है, जैसा था एज इट इज़ रख दिया, जिसके रिस्पेक्ट में करते उसको dt से लिख दिया। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे ना, दोनों तरह करेंगे इंटीग्रेशन ना। ठीक है, अब देखो हम लेते हैं क्या? लिमिट। अब हम यहाँ पर लेते हैं लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? देखो भैया, कंसंट्रेशन C0 से क्या हुआ है? Ct। टाइम T0 से क्या हुआ है? T। तो यहाँ देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? C फॉर कंसंट्रेशन। तो पहला कंसंट्रेशन C0 और दूसरा कंसंट्रेशन Ct, समझिएगा। तो यहाँ पे पहली टाइम क्या थी? T0, और आखिरी टाइम क्या है? T। देखो इस रिएक्शन का अब यूज़ आया, इससे पहले यहाँ तक कोई रिएक्शन का यूज़ नहीं था। नहीं तो आप कहोगे इसको लिख दिए पर बताए नहीं। तो समझिएगा, पहले जब टाइम 0 था तो इसका कंसंट्रेशन क्या था? C0। जब टाइम T भी था तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? Ct। इसी तरह से टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे तो टाइम पहले 0 था फिर T हो गया, समझिएगा। अब भैया जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है? देखिए ये देखो dt से dt कट जाएगा। ठीक है, समझिएगा, dt से dt कट जाएगा। एक ही स्टेप में नहीं करते, फिर से लिख लेते, बल्कि अब यहाँ पे Ct था, यहाँ पे C0 था। अब बचा क्या? देखिएगा यहाँ बच गया आपका dc इक्वल टू माइनस k, और यहाँ क्या बच गया? dt। इतना ही बचा। देखो अभी यहाँ क्या था? T0 एंड T था टाइम। समझिएगा, इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर नहीं आएगी तो आप इसी वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगी। अब देखो भैया हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को हटाना है। तो इस डिफरेंशिएशन से आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देता है। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, अब कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो भैया इसका एक फार्मूला होता है। अगर कोई चीज़ इस टर्म में दिया गया dx/dt
dt, अगर इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो इसका जानते हो कैसे करते हैं, यहाँ पे dt के टर्म में और ये हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा था ct या फिर यहाँ पे लिखा c0 ct लिखा था, तो क्या होगा इसका मतलब देखिएगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ये वैल्यू कट जाती है, ये आ जाती है dx, यहाँ पे लोअर लिमिट c0 और ct, मतलब कि देखो फिर से समझिएगा, ये आपका रूल है, ये रूल है, आपको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, रूल है, देखिएगा समझिएगा। हमने क्या किया, ये फार्मूला अगर किसी चीज़ को हम इंटीग्रेट करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है भैया कि ये रूल लगाते, रूल में क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम को कैंसिल आउट कर देगा। अब हमारे पास बचता क्या है, ये चीज़ बचती है, तो इसमें आपको हमने बताया क्या, ये जो आपकी डी है डिफरेंशियल फॉर्म में है और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, समझिएगा। तो यहाँ पे ये भी नहीं बचेगा, सिर्फ x बचेगा, समझिएगा ना। तो चलिए वो तो रूल था, अभी वहाँ नहीं जाते, हम यहीं पे आते हैं। ये चीज़ जब कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास बचा क्या होगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे c बचा ना, c, और ये जो लोअर लिमिट है नीचे लिख देते हैं, अपर लिमिट को ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का k, और क्या बचा भैया, t बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, t की जो लोअर लिमिट है क्या है 0 और t की अपर लिमिट क्या है t। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसमें ये होता है जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको जब आप सॉल्व करते हैं ना, समझिएगा, जब यहाँ से कैंसिल आउट हुआ तो ये आया x, अपर लिमिट ct, लोअर लिमिट c0, देखो, या c0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा भैया, देखो ct माइनस c0 हो जाएगा ना। अच्छा बताओ अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो खुद से सोच के बताओ। आपका हम क्या करते हैं, चलिए यहीं पर लिखते हैं, थोड़ा सा इधर देखिएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ct माइनस c0, है ना। देखो ये क्या, अपर लिमिट ct और ये लोअर लिमिट c0 इक्वल टू माइनस, देखो अपर लिमिट क्या है t है, लोअर लिमिट क्या है 0, घटा दो क्या आ जाएगा भैया, देखो अब हम यहाँ लिखते हैं ना, समझिएगा क्या आना चाहिए, ct माइनस c0 इक्वल टू माइनस kt, यही तो आया। देखो t में से 0 गया, कितना बचा, सिर्फ t बचा, और ये चीज़ जैसे वैसे ही, माइनस हम लिखना भूल गए थे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। अब देखो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ct हम थोड़ा सा को क्या करते हैं, चेंज करके लिखते, कैसे लिखते हैं, ct इक्वल टू, देखो ये चीज़ माइनस में है, अगर पूरी वैल्यू इधर जाएगी तो क्या होगी, kt पहले से माइनस में था और ये माइनस इधर जाता तो हो जाता है प्लस c0, ठीक है, समझिएगा। अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। अब आपको अगर फिर से डर लग रहा है, देखो ये इंटीग्रेशन हो गया, आपका मेन फार्मूला यही बन के आ गया, यही मेन फार्मूला है, आप इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको यहाँ से डर लगता है तो इसकी एक वीडियो और पड़ी है, उसका नाम है हमें ग्राफ में डाउट क्यों, तो आप उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो को देखते ही आपको ग्राफ में जो दिक्कत आने वाली हो सब अपने आप आ जाएगी। देखो इसमें क्या होगा, एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और किस किस के बीच में, देखो तो हमने लिखा y एक्सिस पे किसको लिखना पड़ेगा, ct को कहीं पे लिख दिया, और देखो ये m की जगह पे क्या है, ये m की जगह पे माइनस के, इसको स्लोप बोलते हैं। t किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया t x एक्सिस पे। c देखो क्या होता है भैया, c होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट देखो कैसा है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता तो ये ऊपर से शुरू होता है, अब ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, इसका नेगलेक्ट कौन करेगा, तो ये जो स्लोप होता है देखो नेगेटिव है, इसका मतलब ये नीचे जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई k। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको और बताएंगे टाइम का। अगर वीडियो लंबी हो रही होगी तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी।